स्वागत है दोस्तों आप सबका आज के इस मिस्टीरियस वीडियो में। बात है साल 1776 की। जर्मनी के एक छोटे से शहर इंग्लस्टाड में कुछ लोग जिनके चेहरे ढके हुए होते हैं एक सीक्रेट जगह पर मिलते हैं, एक सीक्रेट मकसद के साथ। दोस्तों ये कोई आम लोग नहीं थे, ये लोग थे एक सीक्रेट सोसाइटी के मेंबर जो दुनिया पर पूरी तरह कंट्रोल करना चाहती थी। ये कहानी है कैसे सीक्रेट ग्रुप की जिनका मकसद था न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को एस्टेब्लिश करना। ये कहानी है कैसे नाम की जो ना सिर्फ हिस्ट्री की किताबों में मिलता है बल्कि आज भी कंस्पिरेसी थ्योरीज और ग्लोबल अफेयर्स की मिस्ट्रीज में छुपा हुआ है। ये कहानी है इल्यूमिनाटी की। जी हाँ दोस्तों, ये वही सीक्रेट सोसाइटी है जिसके बारे में शायद आपने सुना होगा कि आज भी हॉलीवुड स्टार्स, वर्ल्ड लीडर्स और मीडिया पर्सनालिटीज इल्यूमिनाटी के मेंबर होते हैं। लेकिन दोस्तों सवाल यह है, क्या ये सिर्फ एक मिथ है या इसके पीछे कोई असली सच्चाई छुपी हुई है? आज हम अनकवर करेंगे सारे राज और देखते हैं कि ये एंशिएंट सोसाइटी कैसे मॉडर्न दुनिया पर कंट्रोल कर रही है। दोस्तों हमारी इस कहानी में मेन कैरेक्टर है एडम वाइशॉप। उनका जन्म 6 फरवरी साल 1748 को बवेरिया आज के जर्मनी में हुआ था। एडम वाइशॉप की एजुकेशन इंग्लस्टाड यूनिवर्सिटी में हुई थी। उनकी एजुकेशन उन्हें इनलाइटनमेंट आइडियल्स और रैशनल थॉट की तरफ लेकर जाती थी, जबकि 18th सेंचुरी के जर्मनी में चर्च और स्टेट की पावर का इन्फ्लुएंस काफी ज्यादा था। रिलीजियस कंट्रोल की अगर हम बात करें तो जैसे चर्च लोगों को बताता था कि लोगों को कैसे जीना चाहिए, स्कूल और यूनिवर्सिटीज में ज्यादातर रिलीजियस टीचिंग होती थी और साइंटिफिक सोच को ज्यादा सपोर्ट नहीं मिलती थी। पॉलिटिकल कंट्रोल की बात करें तो जैसे राजा या लोकल लीडर्स अपनी मर्जी से कानून बनाते थे और जबरदस्ती लोगों से मनवाया करते थे। जो कोई भी राजा या चर्च के खिलाफ जाता उसको सख्त सजा दी जाती या फिर मरवा दिया जाता था। लेकिन दोस्तों इसके बावजूद भी वाइशॉप की सोच सेकुलर थी और रिलीजियस कंट्रोल को रिजेक्ट करती थी। एडम वाइशॉप तो उनके फॉलोअर चाहते थे कि लोगों को इस डिक्टेटरशिप और चर्च के कंट्रोल से आजादी मिले और वो लॉजिक और रीजन का यूज करके अपनी लाइफ को बेहतर बना सके। इसी सोच के साथ 1 मई साल 1776 को जर्मनी के इंग्लस्टाड में एडम वाइशॉप एक ऐसी सीक्रेट सोसाइटी की शुरुआत करते हैं जिनका मकसद होता है चर्च और स्टेट की पावर को चैलेंज करना और फ्रीडम ऑफ थॉट को प्रमोट करना। और इस सीक्रेट संस्था का नाम है इल्यूमिनाटी। लेकिन दोस्तों शुरुआत में इसका नाम इल्यूमिनाटी नहीं था बल्कि परफेक्टिविलिस्ट रखा गया था। फिर बाद में बदलकर इसका नाम इल्यूमिनाटी रखा गया। ये मेंबर प्राइमरीली इंटेलेक्चुअल और स्कॉलर्स थे। वाइशॉप के क्लोज एसोसिएट में से एक एडम निक भी इल्यूमिनाटी के अर्ली मेंबर में शामिल होते हैं। वो ग्रुप को ऑर्गेनाइज और एक्सपेंड करने में सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं। निक की रिक्रूटमेंट एफर्ट्स और ऑर्गेनाइजेशनल स्किल की वजह से इल्यूमिनाटी के मेंबर की संख्या तेजी से बढ़ती है। इन मेंबर की मीटिंग रहस्यमय जगहों पर होती थी और सेक्रेसी और वफादारी की कसम ली जाती थी। शुरुआत के कुछ सालों में वाइशॉप और इल्यूमिनाटी के मेंबर केयरफुली नए लोगों को शामिल करते हैं। कैंडिडेट को इल्यूमिनाटी में ऑफिशियली शामिल होने के लिए सेक्रेसी का ओथ यानी शपथ लेनी पड़ती थी। ये ओथ सोसाइटी के सीक्रेट को कॉन्फिडेंशियल रखने और ऑर्गेनाइजेशन के गोल को पूरा करने के लिए समर्पित होने का प्रतीक माना जाता था। ये लोग वो होते थे जो इंटेलेक्चुअल और फिलोसफिकल कैपेबिलिटीज में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते थे और इल्यूमिनाटी के आइडियल्स और गोल्स के लिए वफादारी दिखाते थे। ये मेंबर सिर्फ सीक्रेट जगहों पर ही मिलते थे और इल्यूमिनाटी के मकसद को पूरा करने के लिए नए नए तरीके सोचते थे। इल्यूमिनाटी के मेंबर ने सेक्रेसी मेंटेन करने के लिए कोड नेम्स और सीक्रेट सिंबल्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और वाइशॉप का कोड नेम स्पार्टकस था और सीक्रेट सिंबल में ये लोग ऑल सीइंग आई ऑफ प्रोविडेंस का इस्तेमाल करते थे। आई ऑफ प्रोविडेंस एक सिंगल आई है जो एक ट्रायंगल के अंदर होती है और उसके ऊपर रेज ऑफ लाइट होती है। ये सिंबल ट्रेडिशनली डिवाइन प्रोविडेंस या गॉड के ऑल सीइंग आई को रिप्रेजेंट करता है जो सब कुछ देखने और जानने वाला है। इल्यूमिनाटी कॉन्टेक्स्ट में ये आई स्पिरिचुअल इनलाइटनमेंट और हायर नॉलेज को सिग्निफाई करता है। इसका मतलब ये है कि एक इनलाइटेंड इंडिविजुअल सब कुछ देख सकता है और सब कुछ समझ सकता है। कुछ कंस्पिरेसी थ्योरी के मुताबिक ये सिंबल इल्यूमिनाटी के ग्लोबल कंट्रोल और सर्वेलेंस को सिग्निफाई करता है। और दूसरा पिरामिड विद 13 स्टेप्स। ये एक पिरामिड है जिसके टॉप पर एक आई होती है और इसके अलावा ओरोबोरस, बाफोमेट, हेक्साग्राम, रोज क्रॉस, डबल हेडेड ईगल। इन सिंबल का यूज इल्यूमिनाटी के स्पिरिचुअल और फिलोसफिकल आइडियल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए होता था। ये सिंबल न सिर्फ सीक्रेट कम्युनिकेशन और रिचुअल्स में यूज किए जाते थे बल्कि इल्यूमिनाटी के मेंबर के लिए डीपर और स्पिरिचुअल और फिलोसफिकल मीनिंग को कन्वे करते थे।
दोस्तों इल्यूमिनाती का स्ट्रक्चर हायरार्किकल था, जिसमें 3 लेवल थे। पहला लेवल नोविस का था। इसमें नए मेंबर को इल्यूमिनाती के आइडियल्स, गोल्स और बेसिक प्रिंसिपल के बारे में ट्रेनिंग दी जाती थी। दूसरा लेवल मिनरल का है। इसमें नोविस को प्रमोट किया जाता है जब उन्होंने पहली स्टेज की ट्रेनिंग को कंप्लीट कर लिया हो। इस लेवल पर मेंबर को ज्यादा डीप नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग दी जाती है इल्यूमिनाती की फिलॉसफी और ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। ये मेंबर मीटिंग्स और डिस्कशन में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकते थे। तीसरा लेवल है इल्यूमिनेटेड मिनरल। ये सबसे हायर लेवल है जिसमें मिनरल को उनकी डेडिकेशन और अंडरस्टैंडिंग के आधार पर प्रमोट किया जाता है। इन मेंबर्स को लीडरशिप रूल्स और ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाती हैं। ये लोग नए मेंबर को गाइड और मेंटोर भी करते थे। लेकिन दोस्तों उस वक्त जर्मनी में सिर्फ एक यही सीक्रेट सोसाइटी नहीं थी, बल्कि एक और सीक्रेट सोसाइटी थी जिसका नाम था फ्री मसेनरी। ये एक इंटरनेशनल फ्रेटर्नल ऑर्गेनाइजेशन थी जो 17th सेंचुरी में स्टेब्लिश हुई थी। इस ऑर्गेनाइजेशन का फोकस ब्रदरहुड, मॉरल अपराइटनेस और म्यूचुअल एड पर था। एडम वाइशॉफ्ट ने देखा कि फ्री मशीनरी के स्ट्रक्चर आइडियल कुछ हद तक इल्यूमिनाती के आइडियल से मिलते हैं। वाइशॉफ्ट ने सोचा कि अगर इल्यूमिनाती के मेंबर फ्री मशीनरी के अंदर घुस जाए तो वो अपने विचार और आइडियल को ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं। ये प्रोसेस रिलेटिवली इजी था क्योंकि फ्री मैसेज नए मेंबर को एक्सेप्ट करते थे अगर वो उनके क्राइटेरिया पर खरे उतरते थे। कई बार कोशिश करने के बाद इल्यूमिनाती के मेंबर फ्री मशीनरी के अंदर घुस जाते हैं। तब उन्होंने फ्री मशीनरी के अंदर अपने आइडियाज को स्प्रेड करना शुरू किया। मीटिंग और डिस्कशन में इल्यूमिनाती के मेंबर अपने विचार रखते हैं और कुछ फ्री मैसेज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू करते हैं। इल्यूमिनाती का फ्री मैसेनरी के अंदर घुसने का एक मकसद ये भी था, मासोनिक लॉजेस अपने लोगों को एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क प्रोवाइड करते थे। इल्यूमिनाती के मेंबर ने इस नेटवर्क का इस्तेमाल करके अपने इन्फ्लुएंस को यूरोप के अलग अलग इलाकों तक पहुंचाया। फ्री मैसेनरी के मेंबर जनरली वेल कनेक्टेड और इन्फ्लुएंशियल लोग होते थे जो इल्यूमिनाती की स्प्रेड में मददगार साबित होते हैं। साल 1780s के दौरान इल्यूमिनाती ने अपने मेंबर को काफी तेजी से बढ़ाया। बवेरिया जर्मनी में इसका असर सबसे पहले फैलता है। साल 1784 तक इल्यूमिनाती के मेंबर की संख्या लगभग 2000 तक पहुंच जाती है। ये मेंबर यूरोप के डिफरेंट पार्ट्स से थे, जिसमें जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, इटली और स्विट्जरलैंड के लोग भी शामिल थे। इल्यूमिनाती के कई मेंबर दुनिया के पावरफुल और प्रभावी लोगों में से थे, जिसमें स्कॉलर्स, इंटेलेक्चुअल्स और पॉलिटिकल लीडर्स शामिल थे। ये सोसाइटी अपने गोल्स को अचीव करने के लिए सोफिस्टिकेटेड मेथड्स और स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करती थी। उनका एजेंडा था रिलीजियस डोगमा और मोनार्ची को चैलेंज करना और एक रेशनल और सेकुलर सोसाइटी का निर्माण करना। पर दोस्तों जब कोई सोसाइटी इतनी पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल हो जाती है, उस पर शंका होना तो लाजमी है। फिर वक्त आता है साल 1785 का, जब बवेरिया के रूलर कार्ल थेडर ने इल्यूमिनाती को बैन करने का ऑर्डर दिया। वो अपनी पॉलिटिकल और रिलीजियस अथॉरिटी के लिए खतरा समझते हुए इल्यूमिनाती के साथ कई और सीक्रेट सोसाइटी पर भी बैन लगाते हैं, जिसमें फ्री मैसन्स, रोज़िक्रेशंस और कुछ रिलीजियस ऑर्डर शामिल थे। सोसाइटी को अपनी सीक्रेटिव, पोटेंशियली डिस्टेबलाइजिंग एक्टिविटीज के चलते टारगेट किया जाता है और उनको इलीगल डिक्लेयर करके उनके मेंबर्स और ऑपरेशंस पर क्रैकडाउन किया जाता है। इस क्रैकडाउन के बाद इल्यूमिनाती अपने ऑपरेशंस को सीक्रेटली चलाने की कोशिश करते हैं, पर उनका इन्फ्लुएंस धीरे धीरे कम होता चला जाता है। बवेरिया अथॉरिटीज ने इतनी सख्ती से क्रैकडाउन किया था कि इल्यूमिनाती के बचे कुचे मेंबर को अपनी आइडेंटिटी को पूरी तरह से छुपाना पड़ता है। फिर ये सोसाइटी धीरे धीरे अंधेरे में कहीं खो जाती है। लेकिन सवाल ये है, क्या इल्यूमिनाती सच में खत्म हो गई थी या फिर वो आज भी अपने हाइडन एजेंडे और सीक्रेट ऑपरेशन के साथ दुनिया पर असर डाल रही है?